राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्लान का खुलासा किया। इसमें महाकाल के दर्शन और नर्मदा नदी में स्नान पूजन का जिक्र हुआ। इधर जैसे ही यह जिक्र हुआ, बीजेपी हमलावर हो उठी। 7 सितंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कुल 117 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करेंगे। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 10 कांग्रेसी नेताओं को भी जगह मिली है। इस यात्रा को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का राग फिर से अलापने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का कहना है कि मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान महाकाल के दर्शन और नर्मदा स्नान पूजन करेंगे राहुल गांधी। आम जनता से ही नहीं, मुझे लगता है मीडिया वर्ग की तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि नर्मदा जी के स्नान भी करें और उज्जैन में महाकाल के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकती हूँ कि राहुल जी ने पहले भी एक बार ये इच्छा जाहिर की है, पर इसको हिंदुत्व से जोड़ना, देखिए हिंदुत्व भाजपा और संघ का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सावरकर ने इस शब्द का इस्तेमाल 1921 में पहली बार अपनी किताब में किया। तो हिंदू धर्म को हिंदुत्व के बराबर नहीं आप बताने की कोशिश करिए। अगर आप कहें कि क्या हिंदू धर्म में कांग्रेस की आस्था है, तो मैं कहूंगी हिंदू धर्म हो, चाहे देश का कोई भी और धर्म हो, दुनिया का कोई भी और धर्म हो, आस्थावान कांग्रेस पार्टी जरूर है, लेकिन हम मानते हैं कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है, जैसा कि गांधी जी कहते थे। और राहुल जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा या सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, मेरे लिए तपस्या के समान है। भोपाल पहुंची रागिनी नायक का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक होगी, इसलिए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को तपस्या बताया है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो भी धार्मिक स्थल आएंगे वहां राहुल गांधी जरूर जाएंगे। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आएंगे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। भारत में 80% हिंदू हैं, तो धार्मिक स्थल भी हिंदुओं के ही ज्यादा हैं। पूरे रास्ते में आपको हिंदू धार्मिक स्थल ही ज्यादा मिलेंगे। तो कोई भी धार्मिक स्थल, सिर्फ धार्मिक नहीं, कोई राजनीतिक स्थल हो, किसी शहीद का स्मारक हो, कोई समाधि हो, या मैं तो कहती हूँ कि कोई रंगारंग कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, जनता के बीच में चाहे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, दलित समाज के साथी हो, मछुआरा वर्ग हो, या पिछड़ी जाति हो, या कोई पीड़ित महिलाओं का वर्ग हो, सबसे संवाद स्थापित करने की कोशिश रहेगी। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर निशाना साधा है। बीजेपी ने तंज किया है कि चुनाव आते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू बन जाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, चुनाव निकलने के बाद पलटकर कभी मंदिरों में नहीं आते। ये दिक्कत यही है कि जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी को महाकाल जी की याद आती है। आपको याद होगा पिछले चुनाव आने के पहले वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे। महाकाल बाबा के दरवाजे पर गए थे, उनके मंदिर में गए थे, परंतु उसके बाद पलट कर नहीं आए। भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। प्रियंका गांधी जी त्रिकुंड लगाकर गंगा जी का स्नान करती हैं, पर उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो ये नेहरू परिवार का जो तथाकथित चुनावी एजेंडा है, ये कभी फलीभूत नहीं होगा। और वो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जिन्होंने हर समय भारत को तोड़ने की कोशिश की। महज 2 दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही जब इस तरह जुबानी जंग हो रही है, तो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने पर आलम क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों की नाराजगी सामने आई थी। नाराजगी अफसरों से कि वो तो सुन ही नहीं रहे। मंत्री जी मीडिया में बयान भी दे चुके थे, बाद में बयान पर सफाई भी दे दी, लेकिन नेतृत्व ने यह साफ कर दिया कि यह बीजेपी की रीति नीति कायदे से मेल नहीं खाता है। और ऐसे में जहां मुख्यमंत्री की सीधी हिदायत के मंत्री हो या नेता, कहीं कोई परेशानी है तो उन्हें बताए। बीजेपी अध्यक्ष ने भी इसी बात को दोहराया, लेकिन बात बस इतनी नहीं,
पूरे घटनाक्रम से सवाल जरूर खड़ा हुआ कि सिंधिया के साथ जो नेता बीजेपी में आए हैं, क्या वो अभी भी पार्टी के विचारों को, भावनाओं को आत्मसात नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश शासन में मंत्रियों की अफसरों से नाराजगी का मसला कल हुई बीजेपी की बैठक में भी उठा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जहां अफसरों के मद्देनजर फेरबदल का संकेत दिया, तो कड़े लहजे में यह भी साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल या पार्टी में किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, पार्टी अध्यक्ष या महामंत्री से बात करें। हालांकि यह नसीहत उस बैठक में दी गई जहां मीडिया मौजूद नहीं थी, लेकिन आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फिर उसी बात को दोहराया कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, अगर किसी को कुछ कहना है तो पार्टी फोरम पर बात रखें। हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है, अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कैडर बेस है, लेकिन किसी पद्धति पर काम करती है, तो हमारे यहाँ व्यवस्था है। और इस प्रकार की बयानबाजी, बाकी सारी चीजों के बारे में जो आप लोगों तक चर्चाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में दिशा निर्देश भी करती है। तो सामान्य तौर पर ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी कोई ये उसको हमने बड़े अभियान के तौर पर, ये तो नेचुरल है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश हमारा नेतृत्व हमेशा से देता आया है और हमारी पद्धति भी कहती है। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा से संयमित रहने का संदेश रहता है। इधर कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। प्रीतम लोधी तुरंत कार्रवाई हो गई, जयंत मलैया, सिद्धार्थ मलैया तुरंत कार्रवाई हो गई। अरे महेंद्र सिसोदिया ने मुख्य सचिव को निरंकुश बताया, आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, आपके मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए कि अधिकारी डरते हैं। तो अभी तक क्यों नोटिस नहीं, क्यों तलब नहीं किया गया, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों उनसे फोन पे बात करके मामले का पटाक्षेप हो गया। यदि आपको संगठनों का दम दिखाना था तो बुलाते, नोटिस, कार्रवाई करते, कारण बताओ नोटिस देते, जैसी प्रीतम लोधी पे और बाकी नेताओं पे आप कार्रवाई करते हैं। तो ये देखा जाता है कौन किसका समर्थक है। बड़े माई बाप का समर्थक हो, सत्ता की बैसाखी उस पर टिकी हो, छोड़ दिया जाता है। कमजोर नेता हो तो डंडा चला दिया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। हाल ही में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अफसरों पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था, तो मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी ऐसी ही शिकायत की थी। मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की हिदायत को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने भी ब्यूरोक्रेसी के कामकाज और रवैये पर सवाल उठाए थे। दरअसल जिन दो मंत्रियों की अफसरों से नाराजगी बाहर आई थी, वो सिंधिया समर्थक कहे जाते हैं। ऐसे में उन सभी को संदेश दे दिया गया जो सिंधिया के साथ या उसके बाद बीजेपी से जुड़े हैं। आप किसी भी दल से आए हों, नियम कायदे तो बीजेपी के ही चलेंगे, मतलब जुबान संभाल के। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में हर साल रोड एक्सीडेंट में 12,000 लोगों की जान जा रही है। इस मौत के आंकड़े को कम करने के लिए स्टेट की पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने IIM इंदौर से एक डेटा साझा किया है। IIM इंदौर अब एक्सीडेंट को कम करने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग देगा। पुलिस विभाग में एजुकेशन मॉडल को भी लागू किया जाएगा। सड़कों को सुरक्षित बनाने पर ज्यादा फोकस रहेगा। साल 2017 कुल दुर्घटना 53,399, घायलों की संख्या 57,532 और मृतकों का आंकड़ा 10,177। साल 2018 दुर्घटना 51,397, घायलों की संख्या 54,662 और कुल मृतकों की संख्या 10,706। साल 2019 कुल दुर्घटना 50,699, घायलों की संख्या 52,816 और मृतकों की संख्या 11,249। साल 2020 कुल दुर्घटना 45,266, घायलों की संख्या 46,456 और मृतकों की संख्या 11,141। साल 2021 कुल दुर्घटना 48,877,
घायलों की संख्या 48,956 और मृतकों की संख्या 12,057। जिन शहरों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं उनमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, बालाघाट और शहडोल शामिल है। इंदौर में 9,724 सड़क दुर्घटनाओं में 2328 लोगों की मौत हुई है, जबकि जबलपुर में 7,536 सड़क दुर्घटनाओं में 1,608 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह उज्जैन में 5,683 दुर्घटनाओं में 1,276 लोगों की मौत हुई है, जबकि सागर में 4,032 दुर्घटनाओं में 1,229 लोगों की मौत हुई है। रीवा में 4,253 सड़क दुर्घटनाओं में 1,216 लोगों की मौत हुई है, जबकि ग्वालियर में 3,919 सड़क दुर्घटनाओं में 954 लोगों की मौत हुई है, जबकि भोपाल में 5381 सड़क दुर्घटनाओं में 945 लोगों की जान गई है, जबकि होशंगाबाद में 2823 सड़क दुर्घटनाओं में 733 लोगों की जान गई है, जबकि चंबल में 2132 सड़क दुर्घटनाओं में 684 लोगों की मौत हुई है, जबकि बालाघाट में 2121 सड़क दुर्घटनाओं में 645 लोगों की मौत हुई है, जबकि शहडोल में 1286 सड़क दुर्घटनाओं में 439 लोगों की जान गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जी जनार्दन का कहना है कि IIM इंदौर फैकल्टी द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षण मॉड्यूल सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी होगा। सड़क सुरक्षा के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान भी सहायक होगा। इसके लिए PTI का डाटा IIM के साथ साझा किया गया है। IIM द्वारा हमने एक MOU हस्ताक्षर किया था 29 तारीख को। इसमें IIM जो है कि मैनेजमेंट संस्था है, उसके काफ़ी एक्सपर्टाइज फैकल्टी रहती है। हमारे जितना भी जो PTI द्वारा डाटा कलेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश में दुर्घटना का, ये सभी डाटा उनके साथ साझा करेंगे। इस प्रकार हमारा फैकल्टी और जो IIM के फैकल्टी मिलके दुर्घटनाओं में जो है कि एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से तेज़ गति से वाहन चलाना, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कैसे कैसे दुर्घटना घटित हो रहा है, उसका उनके एक्सपर्टाइज का लेके हम उनका जो है कि वो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके उसका दुर्घटना कम करने के लिए प्रयास करेंगे। IIM की रणनीति सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए काम करने की रहेगी। संस्थान प्रभावी सड़क प्रबंधन के लिए प्रशासकों और नीति निर्माताओं को प्रशिक्षित करने के लिए MOU में रिपोर्ट बनाना, योजना बनाना, सम्मेलन करना और संयुक्त अनुसंधान के लिए सहयोग करना शामिल है। वर्ष का ऐसा ड्यूरेशन नहीं है, लगातार ये जारी रहेगा। हमारे दोनों संस्थानों के बीच में लगातार ये जारी रहेगा। इसमें हमारा पुलिस कर्मचारियों का, अधिकारियों का IIM द्वारा ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाएगा। वो लोग वहाँ का फैकल्टी यहाँ भी आएंगे PTRM में, हमारा अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ IIM में जाएंगे, इसको प्रशिक्षण लेंगे। पुलिस और IIM की ये पहल अगर रंग लाई तो आने वाले कुछ महीनों में न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की जान भी बच पाएगी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। आने वाले समय में भारत में रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ सकती है। भविष्य को देखते हुए EPF को इसके लिए सभी वजहें माकूल नजर आ रही हैं और इन्हीं वजहों से EPFO ने उम्र सीमा बढ़ाने का समर्थन कर दिया है। कर्मचारियों के वर्तमान की कमाई के एक अंश को भविष्य निधि के तौर पर सहेज कर रखने वाला संगठन है EPFO। अब इसी संगठन ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2047 में कहा है कि भारत में साल 2047 तक करीब 14 करोड़ लोग 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के होंगे। अगर रिटायरमेंट की सीमा इसी स्तर पर रहती है तो इससे पेंशन फंड पर दबाव बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए EPFO उम्र सीमा बढ़ाने का मन बना रहा है। क्या रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, जब से ये हमने देखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी समाज में बढ़ रही है और रिटायरमेंट एक समय जब होता था लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 65 साल के आसपास थी, तो 60 साल की रिटायरमेंट एज एक लॉजिकल थी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 और उससे ऊपर है। अब समस्या ये है कि अगर आप रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाते हैं तो जो बुजुर्गों का जो वेलफेयर है, जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि बच्चे भी बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में निकल जाते हैं, इन बुजुर्गों को कौन संभालेगा, पहली बात। दूसरा, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो जाती है।
तीसरी बात, जब बच्चे साथ नहीं रहते, हमारा न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, तो ओल्ड एज स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तीसरा, एक तरफ आपको ओल्ड एज को पेंशन देनी है और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक पेंशन देनी होगी, उतने रिसोर्सेज ईपीएफ में या जो हमारे रिजर्व्स हैं उसमें है नहीं। भारत में सरकारी से लेकर निजी क्षेत्र में रिटायरमेंट की उम्र अभी 58 से 65 साल के बीच है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में 65 साल, डेनमार्क, इटली, हॉलैंड में 67 साल, अमेरिका में ये उम्र 66 साल है। इन सभी देशों में बुजुर्गों की संख्या पूरी जनसंख्या में काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफ चाहता है कि आने वाले समय में देश में अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या में हिस्सेदारी बढ़ाने और रिटायरमेंट की सीमा को इन स्थितियों से जोड़ने की जरूरत है। 65 या उससे ऊपर भी है, और बहुत सारे सेक्टर्स जैसे एजुकेशन है या हेल्थ केयर है, वहाँ रिटायरमेंट एज टेक्निकली है भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्सपर्टाइज जो डेवलप होती है 20-30 साल में, आप जब उसके पीक पे आते हैं, परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तब आप रिटायर हो जाते हैं। तो एक समाज को नुकसान भी होता है कि एक क्वालिफाइड, एनर्जेटिक, जिसकी जो फिजिकली फिट है और एक्सपीरियंस है, जिसको 20-30-40 साल का एक्सपीरियंस है किसी प्रोफेशन में, आप उसको रिटायर कर देते हैं और फिर वहां पे आप एकदम फ्रेशर को लेके आते हैं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल लॉस भी है कंट्री का। तो हमें लगता है कि इस हिसाब से जो ईपीएफ ने कहा है, उन्होंने तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो सामाजिक चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही हैं, बच्चे परिवारों से दूर जाके काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम आ रही हैं, एक वो इशू है। तीसरा, समाज में जो हमें एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस चाहिए बुजुर्गों का, जो सीनियर लोगों का, मैं नहीं कहूँगा बुजुर्ग, बट सीनियर लोगों का, वो हम ले नहीं पाते, क्योंकि आप 60-62 साल की उम्र में आज रिटायर कर देते हैं, जबकि पॉलिटिकल लाइफ तो 60-62 में शुरू होती है। मौजूदा वक्त में जीवन स्तर बेहतर होने के साथ कई लोग ज्यादा समय तक काम करने के लिए खुद को फिट कर पाते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से न केवल इनका कार्यकाल बढ़ेगा, साथ ही ईपीएफ को अपना जमा बढ़ाने और उसके प्रबंधन के बेहतर अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को नई पहचान और नया सम्मान दिलाने के मकसद से यह फैसला लिया है कि सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई होगी। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई का सरकार ने फैसला लिया है। भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही छत्तीसगढ़ी अस्मिता को एक नई पहचान दी है। वहां की कला संस्कृति हो, खान पान, बोली भाषा और पहचान ही क्यों ना हो, इसे छत्तीसगढ़िया सम्मान से जोड़ा है। मकसद भले ही सियासी हो, लेकिन मंशा तो सामाजिक है। अब इस अस्मिता को स्कूलों तक पहुंचाने का इरादा किया है और इसके लिए सप्ताह में एक दिन फिक्स कर दिया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम होगा। तो बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है, इन सब बोलियों में उस दिन होंगे। और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आदिवासी बोलियों के मुताबिक और दूसरे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्य सामग्री भी तैयार की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं, ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। सरकार का मानना है कि सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई से स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा होगा। सरकार ने फैसला किया है कि भारत की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे
भारत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे। आत्मानंद स्कूल को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि संस्कृत का विषय भी पढ़ाया जाएगा और छत्तीसगढ़ी विषय भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा। और शिक्षक नहीं है, न इंग्लिश के प्रोफेसर है, न इंग्लिश के टीचर है, न संस्कृत की नियुक्ति हो नहीं रही है। पुराने स्टाफ से पुराने शिक्षक पद्धति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाषा, भोजन और पहनावा आपको अपनी जमीन से जोड़ते हैं और इसी खास मकसद से भूपेश बघेल सरकार ने अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत करने के इरादे से छत्तीसगढ़ की हर एक चीज को अस्मिता से जोड़ा है, ताकि इस भाषा, बोली, खान पान और पहनावे के खाद पानी से सियासी फसल की भी अच्छी पैदावार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।